नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोगों को मेरा पार्ट 1 पसंद आया होगा। आज मैं पार्ट 2 लाऊंगा और पार्ट 2 में हम ना बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत कुछ देखना है और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो आज मैं कुछ पॉइंटर्स पे बात करूंगा बहुत शॉर्ट में। आप लोग उसको केवल याद कीजिएगा, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैं डिस्कस करूंगा, एसएलपी कहाँ है, पार्लियामेंट पावर कहाँ पे इनलार्ज कर सकती है, इन सबको बहुत ध्यान से देखिएगा। इमरजेंसी में कौन, पार्लियामेंट किसमें कितने टाइम पे अप्रूव करती है, 352 में क्या ग्राउंड्स दिए गए हैं, 356 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या बोला था, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है ये आर्टिकल 72 में दी गई है और जो गवर्नर साहब की पार्डनिंग पावर है ये 161 में दी गई है। ठीक है। अच्छा, ये एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्बिट्रेरली खुद नहीं एक्ट कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से एक्ट करते हैं। अच्छा, जो डेथ सेंटेंस की पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, गवर्नर कैन नॉट। ठीक है। एक चीज और आ जाती है, गवर्नर कैन कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, याद रखिएगा, बट ही कैन नॉट पार्डन। चलिए दूसरे फैक्ट पे चलते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की वो है 123 में और 213 में किसके पास है? गवर्नर के पास है। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। सेकेंड, वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, इसमें किसका डिसीजन फाइनल होगा? तो आर्टिकल 110 का क्लॉज 3 कहता है इसमें डिसीजन जो होता है स्पीकर ऑफ द हाउस का वो फाइनल होता है। अच्छा, जो मनी बिल होता है दिस कैन नेवर बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा, ये राज्यसभा में कभी भी इनिशिएट नहीं होता है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर लोकसभा ने राज्यसभा को बिल भेजा राज्यसभा के रिकमेंडेशन के लिए और अगर 14 डेज तक राज्यसभा का कोई जवाब नहीं आया, ठीक है, तो वो डीम्ड पास मान लिया जाएगा बाय बोथ द हाउस। ठीक है। अच्छा, मनी बिल को फाइनेंशियल बिल से मत कंफ्यूज होइएगा, 117 आर्टिकल फाइनेंशियल बिल के बारे में मेंशन करता है। चलिए हम अपने तीसरे फैक्ट पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहाँ दी गई है? ये दी गई है आर्टिकल 75 क्लॉज 3। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा। हम अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे चलते हैं। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ ना पॉइंट बेस्ड में बना के, ये कहीं ना कहीं किसी स्टेट जुडिशरीज में पूछे गए जो कि आपके एपीओ और जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। आर्टिकल 343, इस आर्टिकल को प्लीज याद रखिएगा। आर्टिकल 343 ये डिक्लेयर करता है हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, 25th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये अबॉलिश करता है प्रिवी पर्स। बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देख रहे हैं। जो 26th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसने अबॉलिश किया प्रिवी पर्स। ठीक है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया एंटी डिफेक्शन लॉ और 10th शेड्यूल ऐड हुआ था। 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ था। अमेंडमेंट 61 से जो वोटिंग एज थी वो 21 साल से 18 साल कर दी गई थी। अच्छा, अगर हम कुछ अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात करें तो ये पूछ लिया जा सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आया था? 101। अच्छा, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? ये आपके जीके के पेपर में आ सकता है, तो रेडी रहिएगा। 102nd अमेंडमेंट से 330B आर्टिकल आया और ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अभी तक नहीं था। ठीक है। 103rd अमेंडमेंट से आया 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। याद रखिएगा, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एपीओ में स्पेसिफिकली इस तरीके के डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं Establishment and Constitution of Supreme Court. So this is given under Article 124. आप देखिएगा, ओथ कौन दिलाता है हमारे जजेस को? प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं। जजेस को अगर रेजिग्नेशन देना है इन रिटन तो वो किसको देते हैं? प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ओथ और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट साहब। अच्छा, जो उनका ग्राउंड होता है इनको रिमूव करने का वो क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेसिडेंट का था वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में दिस इज
प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। याद रखिएगा, हियर इट इज नॉट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे हुए हैं, ये एग्जाम में जब पूछे जाते हैं ना तो ऐसे दे दिया जाएगा 136, 137, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, स्पेशली पिटीशन यानी SLP 136 में है और रिव्यू 137 में है। 136 SLP, 137 रिव्यू। एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट है 126 में और एडहॉक का है 127 में। याद रखिएगा, एक्टिंग पहले आती है, एडहॉक बाद में आता है। तो 126, 127, 129 कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताता है? तो 129 है। यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको संभाल के रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और इनके पास कंटेम्प्ट की पावर होती है, ये हमें 129 से पता चलता है। अच्छा, हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है जो कंटेम्प्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट को डिक्लेयर करता है एक्सप्रेसली? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 142। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 143 में एडवाइजरी जुरिडिक्शन दिया गया है। आप लोग एक बार बेयर एक्ट से देख लीजिएगा कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या प्रेसिडेंट बाउंड होता है जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन के तहत? तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, क्या कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने से मना भी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बेयर एक्ट एक बार ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 143। देखिए, हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम प्रीलिम्स बेस्ड बना रहे हैं। मेंस बेस्ड जब हम बनाएंगे लेक्चर्स तो हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर हो जाए। अभी हम लोगों का मेन पर्पस ये है, ठीक है? चलिए, अच्छा, पार्लियामेंट कैन इलार्ज द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को बड़ा कर सकता है पार्लियामेंट। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 139। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये बिहार एपीओ में क्वेश्चन था, बिहार एपीओ जुडिशरी में। आई एम लिटिल कंफ्यूज, प्लीज देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट इलाज करता है जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल में? 138, 139, इस तरीके से 4 आर्टिकल आ जाएंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो याद रखिएगा प्लीज, 139 वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 141। बट एक केस आया था बंगाल इम्यूनिटी को लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें बोला गया ऑन ऑल कोर्ट डज नॉट इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज क्या हो जाता, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बार जो निर्णय दे दिया वो हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग रहेगा। सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो जब सिचुएशंस चेंज होती हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, हम लोग दिन पे दिन रिफॉर्मेटिव अप्रोचेस ला रहे हैं, दिन पे दिन सोसाइटी में नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस हिसाब से डिसीजंस में भी परिवर्तन आ रहा है, तो आपको नहीं लगता ये बहुत गलत हो जाता? तो इसीलिए बंगाल इम्यूनिटी को लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया बट नॉट ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? अच्छा, अगर एक क्वेश्चन अराइज होता है, सपोज कीजिए, एज टू द जज ऑफ हाई कोर्ट, एज टू द एज ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है? तो दिस क्वेश्चन विल बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द Chief Justice of India and decision of President will be final. This is given under clause 3 of Article 217. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी जुडिशरी में, एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर क्वेश्चन अराइज होता है एज टू द एज ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, दिस क्वेश्चन विल बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और डिसीजन प्रेसिडेंट का फाइनल होगा, याद रखिएगा। अच्छा, हमने देखा 32 में जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? एक चीज 226 में भी अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इन दोनों आर्टिकल में कोई और डिफरेंस है? देखिए, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी कि 226 में जो जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से वाइड है 32 में। 32 में आप तभी जा सकते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, बट अंडर आर्टिकल 226 यानी 226 आपके अगर कोई और भी लीगल राइट्स वायलेट हुए देन यू कैन मूव टू हाई कोर्ट, ठीक है?
तो 226 में हम जा सकते हैं। अच्छा 227 में फिर क्या है, 227 में हाई कोर्ट की सुपरिंटेंडेंस की पावर, जो भी उसके स्टेट के अंदर लोअर कोर्ट्स आते हैं उनके ऊपर जो सुपरिंटेंडेंस निगरानी करने की जो जुरिडिक्शन है वो 227 में दिया गया है। अच्छा 233 आजकल पूछ लिया जाता है, पहले नहीं पूछा जाता था पर आजकल ट्रेंड बन गया है 233 पूछने का। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो याद रखिएगा आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। अच्छा डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहाँ दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर याद रखिएगा आर्टिकल 310 में दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा अभी बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन आर्टिकल 310 में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब ये नहीं है आप किसी भी सिविल सर्वेंट को मनमानी तरीके से हटा सकते हो, आर्बिट्रेरली तरीके से, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे लिमिटेशंस प्लेस हैं आर्टिकल 311 के अंदर कि क्या होना चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी होती है, ठीक है, कौन सी रैंक ऑफिसर हटा सकता है नहीं हटा सकता है, डिटेल में बात की गई है आर्टिकल 311 में। अच्छा ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी इसके अंदर आता है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, देखिए कब आता है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 312 के अंदर ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, हमारे एपीओ में बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आते हैं, इमरजेंसी का पार्ट, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी एज सच क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, यही आ जाता है ज़्यादातर की सैलरीज वगैरह कटती हैं जजेस वगैरह की, ऑफिसर्स वगैरह की, ठीक है, जब क्या कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी रहती है, या फिर आर्टिकल कभी कभार पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा आर्टिकल 360। अच्छा नेशनल इमरजेंसी से क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार, ये क्या क्या ग्राउंड होते हैं, तो वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। अच्छा जो मेन क्वेश्चन बहुत बार आया है, आर्म्ड रिबेलियन बेसिकली 44th अमेंडमेंट से आया है, इससे पहले जो टर्म था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस एक वेग टर्म था, काफ़ी मिसयूज़ होता था, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कब कब मिसयूज़ हुआ है, लेकिन याद रखिएगा इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूट किया गया आर्म्ड रिबेलियन से। अच्छा जब प्रेसिडेंट साहब ने डिक्लेयर कर दी तो उनको पार्लियामेंट के सामने देना पड़ता है और अप्रूवल लेना होता है सर 1 महीने के अंदर, ये ड्यूरेशन पूछ ली जाती है कि पार्लियामेंट से कितने टाइम में अप्रूवल आना चाहिए, तो याद रखिए 1 महीने के अंदर अप्रूव हो जाए। अच्छा वो तो खैर पता ही है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो चाहे स्टेट इमरजेंसी हो, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट करता है ये प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा जो आर्टिकल 316 है, ये जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, जब प्रेसिडेंट साहब को लगता है गवर्नर की रिपोर्ट से या फिर अदरवाइज की स्टेट गवर्नमेंट के नॉट कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसमें वर्डिंग दी गई है, मतलब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट स्टेट इमरजेंसी, और वहाँ पे जो ड्यूरेशन दी गई है वो दी गई है 2 months पे। अच्छा स्टेट इमरजेंसी पे प्लीज़ रीड SR बोमाई केस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। अच्छा फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने बता ही दिया था आर्टिकल 360।